आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। आज हम इतिहास का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। उससे पहले आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद यानी कि समाजवाद का किस तरह विस्तार हुआ और किस तरह से रूस में क्रांति हुई। ठीक है, और रूस में क्रांति के समय कौन शासक थे। तो पहले हम यूरोप में जो समाजवाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे कि पहले थोड़ा सा हम बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या हुआ था। कि फ्रांसीसी क्रांति के समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग और चर्च के हाथों में थी। पता था ना कि भाई 3 श्रेणियों में जो है समाज जो फ्रांस का 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, और समाज की जो आर्थिक और सामाजिक जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी। वो जो कुलीन वर्ग यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे और जो चर्च पर जिनका जैसे पादरी वगैरह थे उन थे। उसके अलावा जो 2 स्टेट के जो लोग थे उन पर इनका इतना नियंत्रण नहीं था। उनको जैसे दूसरे और तीसरे स्टेट के जो लोग थे जिन वकील डॉक्टर्स और बाकी जो लोग आते थे उनको क्या देना पड़ता था, भाई टैक्स भी देना पड़ता था। और भी उन पर बहुत सारे काम से जैसे इतना इनको वोट डालने का या इतना ज़्यादा अधिकार नहीं था उन लोगों को। तो किस तरह से उन पर रोक टोक लगाई गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, पर मगर जो रोक के जो समाज में अब क्या था कि अब धीरे धीरे जो लोग थे अब यूरोप में परिवर्तन लाना चाह रहे थे। यूरोप की उसको फ्रांस की क्रांति को देखकर अब जो और भी जो लोग थे वो क्या लाना चाह रहे थे कि परिवर्तन लाना चाह रहे थे कि किसी अब वो समाज में परिवर्तन के पक्ष में बहुत से जो वैसे समाज के जो लोग थे वो परिवर्तन लाने के पक्ष में थे, परंतु सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी। तो उनमें से जैसे कुछ उदारवादी लोग थे, कुछ रूढ़िवादी लोग थे, कुछ रेडिकल्स लोग थे। तो उनका जो उनके जो विचार थे वो किस तरह से अलग अलग थे। भाई वो किस तरह से अपने जो समाज में जो गरीब जो लोग थे उनमें किस तरह से परिवर्तन लाना चाह रहे थे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी। इनमें क्या था कि समाज के जो परिवर्तन के जो समर्थक उदारवादी लोग थे, उदारवादी लोग जो ऐसा राष्ट्र चाहते थे। सबसे पहले उदारवादी के बारे में पढ़ेंगे कि उदारवादी जो लोग थे वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं कि सभी धर्मों को क्या मिलना चाहिए कि बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और वो ये चाहते थे कि भाई किसी एक धर्म को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे आपने फ्रांस में पढ़ा था कि उसमें पादरी और जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं को ही सम्मान मिलता था। परंतु अब जो उदारवादी लोग थे वो ये चाह रहे थे कि भी सभी धर्मों को अब जो है वो मिलना चाहिए। तो सरकार को किसी के एक के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए, बल्कि छीनने का अधिकार नहीं है। वो ये चाह रहे थे उदारवादी लोग कि किस अधिकारों को छीनना नहीं चाहिए, बल्कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और न्यायपालिका और ये सारे जो अधिकार हैं किसके द्वारा होने चाहिए, न्यायपालिका के द्वारा होने चाहिए। और सभी को क्या मिलने चाहिए कि जो नागरिक हैं, उदारवादी लोग ये चाहते हैं कि जो नागरिक हैं उन सबको क्या मिलना चाहिए, वोट्स डालने का अधिकार मिलना चाहिए। वोट डालें वो लोग, संपत्ति धारियों को भी ये मिलना चाहिए कि संपत्ति जो है बराबर हिस्सों में बांट देनी चाहिए। तो ये थे आपके उदारवादी लोग। उसके बाद पढ़ेंगे कि फिर रेडिकल समूह क्या चाहता था। रेडिकल समूह जो है ऐसे सरकार के पक्ष में था कि जो देश की आबादी के भाई के समर्थन पर आधारित हो, कि भाई बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी महिला आंदोलन के समर्थक के भी महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। निजी संपत्ति के विरोधी लिखते कि भी कुछ लोगों के पास संपत्ति का विरोध जरूर करते थे कि भाई जो निजी संपत्ति है उनका विरोध करते थे कि भाई संपत्ति जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तो अब पढ़ेंगे भाई रूढ़िवादी और रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। परंतु जो रूढ़िवादी तबका था वो रेडिकल और उदारवादी, अभी रेडिकल और उदारवादी के बारे में पढ़ा है ना हमने। तो रेडिकल और उदारवादी के खिलाफ किस तरह था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी बदलाव की जो जरूरत को स्वीकार करने लगे थे कि भाई यानी कि ये करने लगे थे कि 19वीं शताब्दी के आते आते ये मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, यानी कि जो अतीत में है, और पूरी तरह से उसे ठुकराया नहीं जाए, बल्कि उसकी कुछ उसमें क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया जाए। ये चाहते थे कौन, रूढ़िवादी लोग। और फ्रांसीसी के क्रांति के बाद जो राजनीतिक जो उथल पुथल हुआ है उसमें कुछ बीचों के बीच जो टकराव हुआ है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। अब पढ़ेंगे हम कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या था। औद्योगिकरण ने जो औरत और आदमी और जो बच्चे थे उन्होंने कारखानों में काम करने पर ला दिया कि भाई अब जो औरतें थी चाहे आदमी थे
और जो वो थे वो कई घंटे क्या करते थे, मजदूरी करते थे। कहाँ पर? कारखानों में काम करते थे। बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई थी कि औद्योगिक वस्तुओं की मांगों में जो क्या आ रही थी, गिरावट आ रही थी, और जो बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ने लगी थी, इतनी तेजी से बढ़ने लगी थी कि भाई जो उदारवादी और रेडिकल्स जो लोग थे, इन समस्याओं का हल खोजने लगे थे कि भाई बेरोजगारी को किस तरह से खत्म किया जाए। लगभग जो सभी उद्योग थे उन पर क्या था, एक ही व्यक्ति का स्वामित्व था। बहुत सारे जो संपत्ति थी, उनके यहाँ पर जो लोग थे, उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी, रेडिकल और उदारवादी लोगों के पास काफ़ी संपत्ति थी, और उनके पास जो लोग थे वो क्या करते थे, नौकरी करते थे। उनके व्यापार या औद्योगिक व्यापार के लिए धन दौलत की इकट्ठा करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि ये अब ज़्यादा उन्होंने लगता कि मजदूर स्वस्थ रहें और नागरिक पढ़े लिखे, इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जाए कि जिससे कि लोग विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्ति और उद्यमशीलता का उनकी मान्यता थी कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, उनकी जो पूंजी है उस पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। इसी कारण जो है धीरे धीरे समाज में जो है परिवर्तन आता गया। किसके ओर से? उदारवादियों के ओर से। और उदारवादी और जो पार्टियां थी वो इसके इर्द गिर्द घूमती थी। वो ये चाहती थी कि किस तरह से जो क्रांतिकारी लोग हैं वो लोगों को रोजगार मिले, जिससे जो राष्ट्रों की स्थापना हो। और इटली के राष्ट्रवादी और मैजिगन का यही लक्ष्य था कि भाई दुनिया में राष्ट्रवादी रचनाओं को बढ़ावा मिले। इस तरह से इसमें बना था। अब पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया, कि भाई समाजवाद यूरोप के अंदर किस तरह समाज हुआ था। कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे वो लोग, कि भाई एक व्यक्ति के हाथ में क्या होगी, संपत्ति नहीं रहेगी, संपत्ति सब लोगों के बराबर बांट दी जाए, जो उससे क्या होगा, सभी लोगों को फायदा होगा और उत्पादन की जो है बढ़ोतरी होगी। इस तरह से उन्होंने उदारवादी लोग, समाजवादी लोग ये चाहते थे। समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल एक अलग दृष्टि से देखते थे। वो ये चाहते थे कि समाजवादियों को यानी कि उधम के इंग्लैंड के जो जाने माने जो उद्योगपति थे, रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका में एक देखो, यहाँ से देखो, कि एक नई तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से पहले सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी भूमि से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, यानी कि वो चाहते थे कि भाई भूमि जो है एक सामूहिक भूमि हो जिस पर सभी लोग काम करें और उससे जो उत्पादन हो वो सभी लोगों पर बंटना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस में लुई ब्लॉन्क चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को, जैसे ये तो था कि भाई समाजवादी लोग क्या चाहते थे कि भाई अमेरिका में चाहते थे कि खेतों पर सामूहिक खेती हो है, और कुछ लोग ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव लोग ऐसे चाहते थे कि भाई जो उद्योगों में काम हो यानी कि कारखानों में काम हो उन पर सभी का सामूहिक अधिकार हो। इस तरह से कई दार्शनिक लोग हुए हैं। इसमें जैसे कार्ल मार्क्स का दे रखा है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी हुई है उन पूंजीवाद को निगरानी कि पूंजी का मुनाफा जो है सभी मजदूरों पर बराबर का हो, किसी पर यानी कि कारखाने में निजी संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसमें यूरोप में अब दार्शनिक लोगों का विचार आ रहे थे, दार्शनिक लोग प्रकट हो रहे थे और अपने अपने विचारों को रख रहे थे। अब पढ़ेंगे कि समाजवाद के लिए क्या समर्थक थे। तो इंग्लैंड और जर्मनी में मजदूरों ने अपनी ही एक कार्यशैली बना ली थी कि भाई एक संगठन बनाना शुरू कर दिया कि संकट के समय पे सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोष स्थापित किया जाए, ठीक है, और काम के घंटों में कमी कर दी जाए और सभी को मताधिकार के लिए उत्तेजित किया जाए कि लोग कम काम करें, यानी ये नहीं है कि दिन रात काम में लगे रहें बल्कि कम काम में लगे रहें। और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ नए गहरे रिश्ते आने लगे, भाई संसदीय चुनावों की पार्टी की मदद मिली। इस तरह से देखा जाए तो उदारवादी, समाजवादी, रेडिकल्स और जो ये जितने भी लोग थे इन्होंने आम पब्लिक के लिए यानी कि आम जनता के लिए ये कार्य किए थे कि किस तरह से समाजवाद को बढ़ावा मिले, यानी कि लोगों को हर काम की परिस्थिति मिले। तो ये तो था आपका जो आपने पढ़ा है कि ये सारा कि यूरोप में समाजवाद किस तरह से हुआ था। तो उसमें पढ़ा भी आपने उदारवादी के बारे में पढ़ा, रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, रूढ़िवादी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से दार्शनिक जो लोग हुए थे किस तरह इन्होंने
किस किस तरह से लोगों के जो काम कारखानों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, और जो बेरोजगार लोग थे उनके लिए किस चीज़ों की मांग की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई रूस में क्रांति कब हुई और क्यों हुई। उसके बारे में आज तक के लिए इतना ही।